आदाबर से गर्द तू बनाने में एक बार फिर आपको खुशामदीद। सर शाम आप ख़बरें देख ही रहे हैं, फयाज़ चौहान साहब से कुछ कोताही हो गई, जर्नलिस्ट उनसे नाराज़ हैं और लोग उसके ऊपर बहुत खाइफ हैं। और कुछ रोज़ पहले हमने भी गुफ्तगू की थी और सब ने की थी, फैसल बॉर्डर साहब से भी कुछ गलती हुई थी। तो इस पर बात करनी है कि ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। साथ में आज़म सवाती साहब का केस भी लगा हुआ था, उस पर भी कुछ बातचीत हुई है, उस पर ही बात करेंगे। और कल हमने जो गुफ्तगू की थी ब्रेन ड्रेन के, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल ख़बर ना आई, जो कि अल्लाह का करम है आज नहीं आई, तो हम उस ब्रेन ड्रेन वाले सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने डॉक्टर्स की बात की थी कि डॉक्टर्स पाकिस्तान से क्यों जाते हैं। अगर वो शो आपसे मिस हो गया हो तो पब्लिक न्यूज़ की जो वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब है, वहाँ जाके आप कल का शो देख सकते हैं, ताकि आज जो बातें हों वो इंशाअल्लाह ताला आप उस तसलसल से देख सकें। लेकिन तमाम बातों से पहले एक ख़बर मुबैना तौर पर मुझे हमारी वेबसाइट, पब्लिक न्यूज़ की जो न्यूज़ की वेबसाइट है, वो भी वहाँ पे आप बड़ी अच्छी तरीके से ख़बरें आपको दिखती रहती हैं। उसके ऊपर एक ख़बर लगी हुई थी कि अल-अज़ीज़ रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो दाखिल की गई कि भाई उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो उसमें इस्तदा की गई है वो ये है कि नवाज शरीफ के बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। साहब ये पढ़ के मुझे लाइन मुझे लगा कि इस पर दो बातें करना ज़रूरी है। माना कि वो साबिक़ा वज़ीर आज़म है और वो कहते हैं 3 बार वज़ीर आज़म, लेकिन मज़े की बात है कि तीनों बार बुराई के साथ निकाले गए, एक बार भी वो इज़्ज़त के साथ अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। तो जब वो बताया करें कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर, तो ये बताया करें कि 3 बार बेइज्जत होकर निकाले जाने वाला प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि जब वो वज़ीर आज़म थे और जब उनको निकाला गया तो उसके बाद लोगों ने गम के आंसू बहाए हों, ख़वातीन नंगे पैर नंगे सर बैन करती बाहर आ गई हों कि मसीहा चला गया, पाकिस्तान को बचाने वाला चला गया, अब पाकिस्तान को कौन बचाएगा, नवाज शरीफ की हुकूमत उतर गई। ऐसा नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो लोगों ने ढोल बजाए और क्या होते पताशे बांटे और वो फुलझड़ियाँ छोड़ी और खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई, क्योंकि उनके ज़माने में बहुत से अच्छे काम तो होते थे लेकिन बुराई ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस वजह से जिस किस्म के इंसानी हकूक़ को पामाल नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमतों में किया है, उनके इस बार जेल जाने से इंसानी हकूक़ कैसे पामाल हो रहे हैं मुझे नहीं पता। उनके इंसानी हकूक़ कैसे मुतासर हो रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। इंसानी हकूक़ जिसे कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट क्या होता है एक शख्स का? क्या उनको छत नहीं मुयस्सर है? बल्कि जितना गरीबों के पाकिस्तान के पास छत है उससे ज़्यादा मजबूत छत जेल में भी नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। अल्लाह ताला हर किसी को कैद से बचाए, अल्लाह ताला हर किसी को जेल से बचाए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इनके दिल में ये भी डाले कि ऐसे काम ना करते कि जेल जाना पड़ता। और ये कहना कि हम जमहूरियत की खातिर चले गए, हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जुल्म हो रहा है, या बेईमानी हो गया। अब हर कोई समझ चुका है कि कुछ गड़बड़ तो है साहब। अदालत ने जो भी फैसला किया वो अदालत का काम है, अदलिया अपना काम बेहतर समझती है और मैं उसको नहीं समझ सकता, लेकिन बज़ाहिर साफ ज़ाहिर है साहब, इतनी दौलत, इतना माल कहाँ से आ गया? बच्चों के पास इतनी दौलत जिसको आपने डिफेंड करने से भी गुरेज किया, तो इससे ये ज़ाहिर है कि आपने कुछ गड़बड़ तो की थी। तो अब अगर आपकी शिकायत है कि इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, तो मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। रोना आपकी मासूमियत पे आ रहा है, हंसी आपकी चालाकी पे आ रही है, गम कुछ कौम के नसीब पे भी हो रहा है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के इंसानी हकूक़ को ना सिर्फ मुतासर बल्कि उनका कत्लेआम करने के बाद, हकूक़ के कत्लेआम करने के बाद, आज वो शख्स जो कि 3 बार बेइज्जत होकर निकाला गया, वो ये कहता है कि जेल में चंद रोज़ के बाद उसके इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़रत करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी इस मुश्किल वक्त को निकाले, लेकिन साथ में ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दे, आपको अक्ल व समझ व शऊर दे, आपके बच्चों को भी अक्ल व शऊर दे कि अब सियासत छोड़ दें। सियासत करते करते आपने मुल्क के साथ जो कर लिया वो काफ़ी हो गया। अब मेरी तो गुजारिश, चंद रोज़ पहले, आज से पिछले हफ्ते मैंने अपने शो में एक गुजारिश पेश की थी, मैं आपकी खिदमत में नवाज शरीफ साहब ख़ुसूसी तौर पर पेश करता हूँ कि अगर आप जो अंदाज़ा है हुकूमत का कि आपने इतने पैसे चोरी किए, उसका 50% हुकूमत पाकिस्तान को दे दें, हमेशा के लिए आप अपने पूरे ख़ानदान के साथ, यानी भाई बच्चे जितने हैं, उन सब के साथ पाकिस्तान की शहरियत, यानी आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड हमेशा के लिए सरेंडर कर दें, अपनी नेशनैलिटी सरेंडर कर दें, 3 माह के अंदर अंदर किसी और मुल्क में पॉलिटिकल असाइलम ले लें
और ये कसम खा के चले आएँ कि आपका कोई अजीज़ अकारिब रिश्तेदार कोई भी पाकिस्तान दोबारा नहीं आएगा, तो मैं दुआ करूँगा और गुजारिश करूँगा पाकिस्तान की अदलिया से कि आपको 50% माल पे जाने दे। अगर आप ये कहते हैं कि साहब मैंने वो सब पैसा जो है मेरा हक हलाल का था और मैंने वो जो इल्ज़ामात हैं झूठे हैं, तब भी मैं आपसे आपके हक़ में दुआ करूँ अल्लाह ताला आपके दिल में ये बात डाल दे कि एवनफील्ड बेच के पूरे पैसे, आपकी बाहर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको बेच के 50 जो आप ख़ुद कहते हैं 50% उसकी, और पाकिस्तान में आपके जितने असासे हैं उसको बेच के भी 50%, चलें 51 आप रख लें, 49% आप पाकिस्तान को दे दें। और कहा सुना माफ़ मेरी तरफ से मैं दुआ करूँगा कि हमारे पाकिस्तानियों के दिल में भी ये बात आ जाए, कहा सुना माफ़, आप चले जाएं, क्योंकि आपको जेल में रख के ये तो हमें नहीं पता कि आपके इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ आपको जेल में रख के भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि गरीब के मोबाइल फ़ोन के बिल पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है, जो उसके पेट्रोल पे टैक्स है, वो बेचारे की टूटी हुई मोटरसाइकिल जो होती है ना 50-70 सीसी की, उस पर गरीब जाके जो पेट्रोल भराता है उस पर भी टैक्स होता है ना, उससे खराजात उठाए जा रहे हैं आपकी क़ैद के। तो उस गरीब के हाल पे अब तो रहम कीजिए, चले जाएं इस मुल्क से, कहा सुना माफ़ करें, दें पैसे वैसे, जाएं साहब, ताकि पाकिस्तानी गरीब पाकिस्तानी के जो इंसानी हुकूक हैं वो मुतासर होना बंद हो जाएं। एक अरसे से मैं पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ बोलता रहा हूँ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ बोलता रहा हूँ, क्योंकि बज़ाहिर ये हुकूमत कुछ भी नहीं करी। पंजाब हुकूमत करना तो बात की बात है, लगता है कि पंजाब में कोई हुकूमत है ही नहीं। लेकिन आज की ये पब्लिक न्यूज़ पे खबर भी आपको मिल जाएगी कि वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता 10 साल के प्रोजेक्ट्स की तफसीलात तलब कर ली। उन्होंने पूछा है कि भाई 2008 से लेकर 2018 तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए, उन पे कितना ख़र्चा हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स ज़रूरी हैं, कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, किसका स्टेट क्या है, और उसके लिए सिफारिशात भी मांगी हैं कि भाई, यानी कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो महकमात हैं जिनके वो प्रोजेक्ट्स हैं वो बताएं कि इन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या करना है। तो बुज़दार साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आपको भी शायद टीवी से अंदाज़ा हो गया कि आप वज़ीर आला हैं पंजाब के, आपने वज़ीर आला वाला कुछ काम करने हैं, तो थैंक यू, आपने नोटिस लिया, प्रोजेक्ट की लिस्ट मंगाई। मेरी दरख्वास्त ये है कि 2008 से पीछे चले जाएँ, 2003 से शुरू कर लें, क्योंकि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का शायद आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही चलता रहा कि आप पंजाब के शहबाज शरीफ लग गए, ऐसा नहीं है, आप चीफ़ मिनिस्टर ही हैं। और परवेज़ इलाही साहब जब चीफ़ मिनिस्टर थे यहाँ के, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए, ये रिंग रोड वगैरह, रेस्क्यू 1122 परवेज़ इलाही साहब की पे शुरू की हुई है। तो मेरी दरख्वास्त है कि 2003 से देखें, और इन 15 साल में जो पंजाब में काम हुआ है उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लीजिए। जो गुजर गया साहब गुजर गया, अब आप चीफ़ मिनिस्टर हैं, और चाहे मैं चाहूँ ना चाहूँ, चाहे कोई चाहे ना चाहे, आप पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं। बेहतर ही होगा कि आपने 120 दिन जो ज़ाया हुए से हुए, बकौल चौधरी शुजात के मिट्टी पाओ, जान दो। मैं आज ये आपसे वादा करता हूँ कि तावक्त है कि आप कोई गैर ज़रूरी या कोई मुज़ाहिका ख़ेज़ बयान या हरकत ना करें, तो मैं अगले 4 हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं उठाऊँगा, क्योंकि आपने आज जो स्टेप लिया है उस पर मैं राज़ी हूँ कि आपने कम से कम प्रोजेक्ट की लिस्ट मंगाई। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आप, क्योंकि मेरा हक़ है सर, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं पंजाब में टैक्स देता हूँ, मैं पंजाब का रिहाइश पजीर शख्स हूँ, तो मेरा हक़ बनता है कि मैं अपने चीफ़ मिनिस्टर से डिमांड करूँ, क्योंकि शायद आपको अंदाज़ा ना हो, आपकी तनख्वाह खर्चे वगैरह जो हैं ये हमारे टैक्सों से ही दिए जाते हैं। आपको इलेक्ट जो किया गया है वो हमारे काम करने के लिए किया गया है, एज एन एम्प्लॉई। आप अवाम के एम्प्लॉई हैं, अवाम के मुलाजिम हैं। आप ये चीफ़ मिनिस्टर की बादशाहत नहीं, मुलाजमत है। तो इस मुलाजमत में ये ज़रूरी है कि हम जो कि शेयर होल्डर्स हैं इस सूबे के, पंजाब के रिहायशी, उनको आप 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दें कि ये जो आपने लिस्ट मंगाई है इस पे अब आपका इरादा क्या है। एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, जहाँ बेईमानी हुई है वो FIA नैब को भेजिए, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो फ़ौरी तौर पे कीजिए। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। कल हमने बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव से बात की जाती है, पॉजिटिव्स को अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। कल मैं फरहान ब्रिक साहब, जो कि मैं समझता हूँ
बादशाह हैं सोशल मीडिया के, उनसे भी गुफ्तगू की और उन्होंने भी बताया कि हाँ, हम सोशल मीडिया बल्कि हमारे सियासतदान भी जो हैं, जो चीज़ें काम की होती हैं उनको इग्नोर करके नेगेटिव से चले जाते हैं। हमारे दोस्त हैं मुज़म्मिल इस्लाम साहब, जो कि एक क्या कहते हैं मुआशी तज्ज़िया करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। उनकी एक स्टेटस है फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम इस पर लगे हुए कि जी वो यूएई का विज़िट हुआ, वो कितने दिन का था, कितनी देर का था, और मैं उसमें ऐड, उन्होंने कहा मैं ऐड कर रहा हूँ कि तुर्की के सदर से मिले तो टांग ऐसे रखी थी, उन्हें ऐसे बड़े फ़ोन, लेकिन उसके साथ साथ उसने बहुत सी ऐसी बातों की निशानदेही की जो कि बहुत कारआमद हैं। तो मैंने सोचा आइए उनसे गुफ्तगू क्या करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और इस बारे में क्या कहते हैं। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, जो कल आपका फेसबुक का स्टेटस है और इस वक्त इंटरनेट पे बहुत वायरल और मशहूर हुआ है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या फरमाइएगा? देखिए, बात ये है कि यूएई के लोग आए, यूएई के लोग क्या देके गए, और उसके बाद हमारी ऑपोजिशन और जो मीडिया और मतलब हर आदमी एक अपनी तस्वीर पेश कर रहा है अपने हिसाब से, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे। सही, ठीक है। एक चीज होती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, वो चीज जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो मिसिंग है, वो पूरे पाकिस्तान से वो तेजी से गायब होती जा रही है। ओके। तो चाहे वो कता कलामी की माफी, अगर चाहे वो मीडिया ही हो, चाहे वो मीडिया में लिखने वाले लोग हों, या उसके अलावा एक्सपर्ट्स हों, तो वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे हम अच्छी चीजों को दबा भी देते हैं और बुरी चीजों को जो है ना कई टाइम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो हम पूरी कौम का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं है, उससे पैनिक भी फैलाते हैं और मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि हम नो डाउट पिछले साल एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे और हमें पैसे चाहिए थे, ठीक है ना। अब वो पैसे तो कोई मतलब, या तो एक तरीका हो सकता है कि कोई आप घर की चीज बेच दें अपनी, या आप उधार ले लें, सही, ठीक है ना। तीसरी कोई शक्ल नहीं है पैसे देने की ना। तो वो आप घर की चीजें आपके पास कोई हालत में है ही नहीं कि आप बेच सकें, चाहे पीआईए हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई और चीज हो, ठीक है। और जो जिनकी कोई अच्छी छोटी मोटी जिनकी कोई सही थी वैल्यूएशन थी, वो बिका चुकी हुई है बहुत पहले, सही, ठीक है ना। तो अब रह गया कि आपको उधार लेना है। अब पहले तो ये कहते थे कि जी हमारे पाकिस्तान को कोई उधार देगा ही नहीं ना। अच्छा, अब वो उधार मिल गया गलती से, ठीक है ना, तो वो उसका वाबेला मचा दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, मतलब आप कहे कि पहले कहते थे मिलेगा नहीं और उसका वावेला था, अब जब मिल गया तो उसका वावेला के लिया क्यों? अच्छा, अब वावेला मचा दिया, अब वो उस वावेले की भी शक्लें बना दी गई। एक बोल दिया ओहो इतना महंगा ले लिया, इतना महंगा शरह सूट ले लिया, ये इसको उतारेगा कौन, ठीक है ना। एक ने बोल दिया मुल्क पे कर्जे चढ़ा रहे, मतलब एक सियासी पार्टी ने कह दिया मुल्क पे, उनकी तर्जुमान ने मुल्क पे कर्जे चढ़ा रहे, और एक ने कह दिया इतना महंगा ले लिया। तो वो मैंने एक तस्वीर का एक रुख दिखाने की कोशिश की कि या तो पाकिस्तान कर्जा फ्री इस्लामी मुमलिकत हो, पाकिस्तान जिसने कभी सूद और उस पर भरोसा न किया हो, तो या तो वो हो, और ये पहली दफा हरकत हुई हो तो सब सारों का हक बनता है बोलने में। तो फिर मैंने बताया कि जी 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आईएमएफ के अलावा उन पे किसी ने भरोसा नहीं किया दुनिया में, ठीक है। और आईएमएफ से जो पैसे मिले उसके अलावा बाहर से बैरूनी तौर पे कोई पैसा नहीं मिला। बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर इसाक डार साहब आए, उनको भी पहले कहा कि जाओ बेटा आईएमएफ के पास पैसे लो और आईएमएफ आपको इंडोर्स करेगा तो फिर हम देखेंगे। बहुत उम्दा, बहुत खूब। आईएमएफ ने इंडोर्स किया तो उसके बाद वो एक आध टेलीकॉम का लाइसेंस बेच के पैसे उन्होंने जनरेट किया, और हबीब बैंक, यूबीएल और पीपीएल जो पाकिस्तान के जो इदारे जो थोड़ा बहुत पैसा बना रहे थे उनको प्राइवेटाइज, उनके जो शेयर से बाकी वो पैसे लगे, ठीक है। बाकी तमाम उन्होंने कर्जा 22 अरब डॉलर तक कर्जे से खड़ा करके लेके गए। एक्सपोर्ट्स उनके दौर में पाकिस्तान की बदतरीन दौर था एक्सपोर्ट्स का, ओके गुड, की वजह से आज ये शक्ल आई, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी हुकूमत आई जिसको ना तजर्बेकार कह रहे थे, मैं इनकी कोई साइड नहीं ले रहा, ठीक है। जो फैक्ट है, फैक्ट की बात ऑब्जेक्टिव है ना जी। पहली बात, इनको क्रेडिट आप ये दें कि इन्होंने 15 अरब डॉलर खड़ा कर दिया बगैर आईएमएफ पे जाए। कोई 15 अरब डॉलर पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ 1.5 अरब डॉलर नहीं देता, इन्होंने 15 अरब डॉलर खड़ा कर दिया। अब चाहे वो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकली पोजीशन बनी हो, या वो जो सहाफी सऊदी मर गया हो उसकी वजह से ये हालात बन गए। यार मैं जान, हमारे जियोपॉलिटिकल स्टेटस तो वही है जो पहले था, कोई बात नहीं आया ना।
हाँ मतलब वो अमेरिका ने अब निकलना है ना, एक जरा सी डेवलपमेंट नहीं हाँ ठीक है, लेकिन ये कि ठीक है, अगर 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 आप किसी नालायक शख्स को बिठा दिए होते तो ये अपॉर्चुनिटी भी लूज कर देता। पहले भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती थी, हम लूज करते थे, तो ये अपॉर्चुनिटी पकड़ी तो सही ना उन्होंने। हाँ अब आज अब पता IMF लेना है या नहीं लेना वो इमरान खान के हाथ में, ठीक है ना। IMF का पत्ता इमरान खान के हाथ में, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा दूसरा फिर IMF बहुत उम्दा एक IMF लेने की वजह बताई जाती है कि जी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप ये देखें कि बगैर IMF में जाए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की तो मैंने भरमार देख ली, शायद वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी लैकिंग थी इस चीज की। आप ये देखें कि सऊदी अरब वाले ने कह दिया वो $15 अरब ला रहा है, अदर देन जो उसने दिए प्लेज किए सही, वो गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये 2 RLNG प्लांट जो पिछली गवर्नमेंट ने लगाई थी $2.5 अरब में खरीद रहे, ये मुझे शाम को बताया किसी ने। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। खलीफा जो रिफाइनरी थी, ये मुशर्रफ साहब के दौर में उसका खाका तैयार हो गया था, उन्होंने 2008-9 में आना था, वो सीधा 10 साल के लिए गायब हो गए। ये 2 पिछली गवर्नमेंट गुजरी। खलीफा ये अभी जो आए थे क्राउन प्रिंस, जी जी ठीक है, मोडालिटीज डिसाइडेड $6 अरब आ रहे हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। ओके, छोटे मोटे नाम एक्सॉन मोबिल आ रहा है। तो बगैर IMF के लोग ये कहते हैं, जो मैंने हमेशा से इस बात की है कि भाई IMF आपको इंडोर्समेंट देता है ना कि जी इनके मुल्क के हालात सही हैं, आप लगा दो पैसा। आप इस गवर्नमेंट की कह लें अचीवमेंट या हालात की अचीवमेंट कह लें कि बगैर IMF में जाए आपको FDI भी कमिटमेंट होना शुरू हो गया। तो FDI से मुराद FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक, तो वो भी आपने एक उसको भी आपने पुर कर ली उस जगह को। अच्छा आप ये बात याद रखें कि इन हालात में आपके ऊपर एक FATF की तलवार लटकी हुई है, वो जो आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगी हुई है कि जी आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये होता है, वो होता है। ये सारी चीजों के बावजूद आपने ये अचीव कर लिया। अब हमें अच्छी चीजों को एडमिट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बहुत खूब, ठीक है। इन्होंने गलत किया था, डिस्काउंट रेट बढ़ाया, इन्होंने गलत किया था, एक्सचेंज रेट बढ़ाया, उससे इनको कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन इन्होंने दुनिया को दिखाया कि देखो हम IMF के बावजूद भी हम खुद प्रेशर ले सकते हैं, IMF ना भी हो तो हम अपनी चीजों को खुद सही कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, वो एक अलग डिबेट है। मैंने आपने याद है उस दिन बहुत इनके सब किया भी बुरा था, तो वो जो उस दिन किया था जब उन्होंने, तो अब ये सारी सूरत हाल है, और वो मैंने कोशिश की थी बताने की कि भाई एक इंटेलेक्चुअल। तो आपको अगर मैं समराइज करूं मुजम्मिल, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। आपने ये फरमाया कि भाई ये पहली बार ऐसे हुआ है कि IMF के सौदा करना नहीं करना हम डिसाइड करेंगे, उसको वो डिसाइड नहीं करेंगे। बगैर IMF के पास गए हुए गो के इनिशिएटिव ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और यकीनन इकॉनमी परेशान हाल है। लेकिन आप ये कहते हैं कि इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन बेहतरी के हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपको इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी से दिख रहा है पाकिस्तान में, करेक्ट? बिल्कुल, और दूसरी बिल्कुल करेक्ट। और एक बात और मैंने बोली थी उसी इन्हीं वीडियोस में, मैंने वो ये बोली थी कि इंसान को जब बीमारी आती है ना, हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक आता है ना, तो वो फौरन उसको अस्पताल ले जाते हैं, वो इतना तकलीफ देह नहीं होता। हार्ट अटैक के बाद जब अस्पताल से घर आता है ना, असल पाबंदियां उस वक्त लगती हैं कि अब आप मिर्चें नहीं खाएंगे, आप घी वाला खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ क्या कि हमें हार्ट अटैक आया हुआ था, तो वो तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। अब हमारा परहेज का टाइम शुरू हो गया। अब वो परहेज के टाइम में ना बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, तो उसमें आम आवाम पहले फ्रस्ट्रेट होती है, और फिर वो जब परहेज के बाद बंदा पूरा तवाना और तंदुरुस्त होता है। तो कोई ये ना समझे कि ये सारी चीजें आने के बाद अब सुबह से हर एक के घर में जो है नौकरियां फैल जाएंगी और डॉलर की रेल फेल हो जाएगी। अब हमें यहाँ से असल इम्तिहान शुरू हो रहा है। जो पिछली हुकूमतों ने गलतियां की थी, जैसे पैसे मिलते थे अयाशी शुरू, पार्टी शुरू, इधर लगा दो, ये मेट्रो लगाओ, इधर ये करो, वो करो, अप्पा जी का माल है, ठीक है ना। अब हमें अगर परहेज नहीं की हमने, और इसको एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया, और आवाम को भी पाबंद करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये एक स्लो डाउन का पीरियड है, नो डाउट। अगले 12 महीने आप ये देखेंगे कि मतलब नौकरियां नहीं जनरेट होंगी, थोड़ी शायद महंगाई ऊपर नीचे हो, लोगों का पिछले सालों के मुकाबले में तंग होंगे। लेकिन अगर ये तंगी का टाइम हमने गुजार लिया ना, तो एक मेरे ख्याल से एक बहुत सेहतमंद पाकिस्तान मिल सकता है। बहुत खूब मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छी खबर दी मुजम्मिल ने, और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मुजम्मिल की। वो यूँ कि बड़े दुनिया देखे समझदार शख्स हैं,
और बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। और पिछले चंद माह में 3-4 बार में इनसे गुफ्तगू हुई इसी शो के ऊपर, और हम सबका जो ओपिनियन था वो नेगेटिव था हालात के बारे में, लेकिन इस वक्त उनका एनालिसिस था बहुत बेहतरीन। मैं कम्प्लीटली कन्विंस्ड हूँ, सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो मामलात इस वक्त हैं वो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ऐसे होगा। लेकिन जो बाकी मैंने बातें की थी उस पर गुफ्तगू करनी है। आज़म खान सवाती साहब की बात करनी है, जो ब्रेन ड्रेन की बात की थी उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग, और एक जर्नलिस्ट का मुझे आज सुबह बल्कि दोपहर टेलीफोन कॉल आई, वो जो फयाज़ चौहान साहब वाला मामला, उसके बाद उसकी बात करते हैं। पर एक छोटा सा वक्फा लीजिए। हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक और ख़बर जो सर शाम चलती रही वो थी आज़म खान सवाती साहब का मामला, और उसके ऊपर अदालत ने बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स भी दिए कि भाई ये सब मामला क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने उनको असेंबली में बैठे देखा, और मैं ये सोचा था कि सवाती साहब इतना सब होने के बाद असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं। आज उनकी मिनिस्ट्री पे तो बात हुई, और वो मिनिस्ट्री पे उनका इस्तीफ़ा जो है फाइनल हो गया, चले गए। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने बात की उनके सादे कमीन होने की, आर्टिकल 62 की बात हो रही थी। अब मेरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में एक शख्स मेहनत करता है, पैसे कमाता है, हैसियत बनाता है, उसके बाद वो किसी भी वजह से, चाहे शौक़ होता है, चाहे खिदमत खल्क़ का जज्बा होता है, वो असेंबली में आ जाते हैं, सियासतदान बन जाते हैं। लेकिन जब इस किस्म के मामलात हों कि आपका नाम टीवी पर उछाला जा रहा हो, आपके ऊपर लोग मजाक बन रहा हो, इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आ रहा हो, तो क्यों नहीं छोड़ देते। तो जब सवाती साहब ने अल्लाह भला करे जिस इस केस के फ़्लो में आते हुए जब ये पीछे हटे, तो मैंने कहा था अच्छा हुआ कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोजीशन से, क्योंकि अगर ना देते तो कोर्ट निकालता, क्या अच्छा लगता। तो मेरी दरख्वास्त सवाती साहब भले शख्स हैं, मैं जानता हूँ अच्छे इंसान हैं, इनको ये कंसिडर करना चाहिए कि अब ये असेंबली से भी इस्तीफ़ा दे दें और ये भी किनारा कर लें सियासत से। क्या अच्छा लगेगा कि अदलिया इनके ऊपर 62-63 वाले चक्कर में, जैसे नवाज शरीफ साहब को उसके ऊपर निकाल दिया गया था, इनके ऊपर भी हमेशा कितना हमेशा की कज़न लग जाएगी कि भाई आप दोबारा नहीं आ सकते सियासत में कभी। क्या फ़ायदा होगा। इससे बेहतर है कि इंसान ख़ुद अपनी टर्म्स के ऊपर ये कह के हट जाए कि साहब मैं किनारा कर रहा हूँ, ठीक है, कहा सुना माफ़, ताकि वो बात ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि मीडिया में, प्रेस में। अब देखिए ना, मैं बैठा आपके बारे में बात, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपसे मेरा एक ताल्लुक़ रहा है, भले इंसान है, और मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हुए। तो सवाल साहब मेरी गुजारिश है कि इसको कंसिडर कीजिए कि बजाय इसके कि अदालत आपसे कहे कि भाई आप सियासत छोड़ दें, बेहतर है आप ख़ुद ही छोड़ दें, तो बेहतर लगेगा। बात जब इज़्ज़त की हुई, बात जब ये हुई कि किस किस्म की बातें आपके बारे में होती हैं, तो आज चौहान साहब ने भी एक जर्नलिस्ट के सवाल के ऊपर बहुत तल्ख़ कलमात इस्तेमाल किए। फिर जर्नलिस्ट नाराज़ हो गए, उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए और चौहान साहब वहाँ से उठ के चले गए। अब मैं इस बात को ज़्यादा नहीं फैलाना चाहता, और मैं ये आपके उनकी बात सुनवा भी नहीं रहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अगले रोज़ वावडा साहब ने भी ये हरकत की थी, और उसमें मैंने बहुत सी बातें की, और बाद में मुझे तकलीफ़ हुई कि यार मैं क्या, मतलब किस किस्म की गुफ्तगू मुझे करनी पड़ रही है। लेकिन इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त है कि इस बात को कंसिडर करें कि बहुत से लोग आपकी टीम में वो हैं जो शायद अपने ओहदे को समझ नहीं पा रहे, वो अपने मनसब को समझ नहीं पा रहे, और उसकी वजह से वो गलतियां कर रहे हैं जिससे कि लोग हंस रहे हैं, मजाक बन रहा है। तो खान साहब से दरख्वास्त है कि इसको कंसिडर कीजिए। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब से कुछ देर पहले शाम को मेरे एक दोस्त हैं अजीज़, जो कि जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म नहीं करते, उन्होंने फ़ोन किया और बड़े दुखी थे। कहते यार अगर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता और जिस तरह चौहान साहब ने उस जर्नलिस्ट से बात की, अगर वो मुझसे करते तो मैं ये सोचता कि यार मैं जर्नलिज्म छोड़ दूं। और अगर मेरे घर पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होते और वो ये कहते कि अब्बा जी आपके साथ एक मिनिस्टर ने इस तरह बदतहजीबी की, तो उसका क्या दिल करता पाकिस्तान में रहने का? क्या उसके बच्चे ये कहते कि भाई हमारी तो बड़ी इज्जत है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम उन लोगों के हाथ हैं जिनको हम वोट देते हैं, जो आके हमारे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भाई वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। इनको हम वोट देते हैं। वोट देने का मतलब ये कि इनको नौकरी देते हैं कि हमारे काम करें। फिर जब इनको नौकरी मिल जाती है तो ये समझ बैठते हैं कि ये हमारे बादशाह शहनशाह हैं, और फिर अब्बा जी को इस तरह जलील करते हैं। क्या सोचेंगे बच्चे? क्या बनेगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल? और मैं इस बात को उससे कनेक्ट करना चाहूँगा, ब्रेन ड्रेन की वजह यह भी एक है कि इंसान यहाँ पे
एक आम इंसान जो है, मैंने कुछ दिन पहले भी अर्ज़ की थी, ये आम इंसान का रहना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है। उसकी जो तजलील होती है बड़े लोगों के हाथों, वो उसको मजबूर करती है कि वो किसी और मुल्क चला जाए, घर से बेघर हो जाए। अपने पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक या मुसलमान, वो जाके किसी और गैर मुस्लिम मुल्क में बेचारा ये देखता रहता है हलाल खाना है कि हराम खाना है, कहाँ बैठूँ। उस गम में बेचारा पड़ा रहता है, बीवी को हिजाब कराना है नहीं कराना है, बेटी को दुपट्टा पहनाना है नहीं पहनाना, उस गम में बेचारा पड़ा रहता है। क्यों अपने घर से बेघर होता है? उस बुनियादी इज़्ज़त की खातिर। ये तो एक वजह है, लेकिन एक और वजह है पेट। कल डॉक्टर जाहिद साहब हमारे शो में थे, डॉक्टर, वो डॉक्टरों के जाने की बात कहते हैं पेट। या इतनी मेहनत करके इंसान पढ़ता लिखता है, किसी प्रोफेशन में आता है, फिर उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारी हुकूमतें प्रोवाइड करती हैं, कौन सी इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं कि वो पैसा कमा सके। मेरे एक और दोस्त, बल्कि मेरी टीम के हिस्सा हैं, कुछ देर पहले बैठे बात कर रहे थे, उन्हें मुझे बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ, लेकिन मैं काम मीडिया में कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ 63 लोग थे मेरी क्लास में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 12 पाकिस्तान में हैं। 63 में से 12 पाकिस्तान में, यानी कि 49 मुल्क छोड़ के जा चुके हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन 12 में जो यहाँ हैं, 3 या 4 जो हैं वो इस इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसी क्या कमी आई कि बच्चा बाहर जा रहा है या उस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग हुआ ये कि बरकान सईद साहब उन्होंने कल ट्विटर के ऊपर बड़ी डिटेल में यही लिखा। ये माजी के पिछले साल के पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन पाशा के चेयरमैन हैं, और उन्होंने बड़ी तफसील में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या IT इंडस्ट्री के साथ जो मामला हैं उस पर जिक्र किया। मेरे साथ लाइन पर मौजूद बरकान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, क्या मामला है? आपने जो बातें कहीं उनकी थोड़ी सी डिटेल में जाइए कि सॉफ्टवेयर या IT इंडस्ट्री को, IT प्रोफेशनल को क्या जो मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं। राइट, सो आई थिंक द बिगेस्ट, मेरी जो ट्वीट थी उसका मेन क्रक्स ये था कि व्हाई वी आर स्टैंडिंग एट $1 billion of exports in IT and why countries like India are doing $150 billion, which is the 50%. हमारा एक, उनका 150 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है जी, and which is the 50% of their total exports overall, equivalent to GDP, total GDP, ठीक है, of Pakistan. And countries like Philippines, they do $50 billion. So why are we stuck on 1 billion? So I think business जो आपने बात की, the most important thing is कि you have to enable your businesses for wealth creation. आपका जो entrepreneur है, उसको आपने allow करना है कि वो wealth create कर सके, और आपने उसको ऐसे incentives देने हैं, उसको ऐसे prioritize करना है कि वो jobs create कर सके, पाकिस्तान में पैसा ला सके। तो उसके लिए एक तो बड़ी क्रिटिकल चीज़ है जो ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम बिजनेसेस पे इफेक्ट करती है along with IT, that is the ease of business. चाहिए, और ease of business का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी कितनी जल्दी खोल लें, it's how you deal with the tax authorities, how you deal with all the government institutions, and you need basically protection from that. ease of business तो हमारे मिनिस्ट्रान जो है ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह की पनाह, और शायद उनको अंदाज़, क्योंकि ख़ुद मैं नहीं समझता कि बहुत सारे हमारे हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो कभी ख़ुद बिजनेसमैन रहे हों, उनको अंदाज़ा हो कि कारोबार करना कितना मुश्किल है। और ईज़ ऑफ बिज़नेस के मतलब, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना बरकान, मेरे साथ ही रहिएगा, एक वक्फा लेते हैं, वापस आके इब्तिदा करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को क्या हालात दरपेश हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बकान से हम बात कर रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, आपने फरमाया कि भाई कंपनी खोलना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता, टैक्स देने किसानी। मैं तो कहता हूँ कि यार एक आपको एक सॉफ्टवेयर ख़रीदना हो ना, उसका लाइसेंस देना हो, तो आपके पास पैसे भेजने के लिए जो पूरी कहानी है उसकी, वो भी एक अजीब है। आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट एक ऐप से पैसे तक तो $50 तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते पाकिस्तान से, तो क्या सॉफ्टवेयर में धंधा करेगा यार इंसान? अगर आप वो तो देखिए ना कि पैसा भेजना तो दूर की बात, जब पैसा मंगवाना होता है तो बैंक को 4 डॉक्यूमेंट साइन करके देने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम IT कंपनीज वाले जो हैं वो दुनिया भर में बिजनेस करते हैं, ओनली जिस ट्रांजैक्शन पे फ्रॉडलेंट होने का डर होता है वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि आप अपना एग्रीमेंट दे दें। यहाँ पे विद एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू सेंड इनवॉइस। पैसे मंगवा रहे हैं पाकिस्तान में तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इनवॉइस दें, एग्रीमेंट दें, ये फॉर्म फिल करें, वो फॉर्म फिल करें। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते रहते हैं।
एग्जैक्टली और कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, व्हाई वुड वी शेयर इट विद द बैंक? नहीं, कभी-कभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लाइसेंस मांगते हैं, और कभी-कभी लाइसेंस नहीं है, वन ऑफ जॉब भी तो होती है। बिल्कुल ऐसे, आई मीन आपके जितने भी इदारे हैं, अभी मेरे साथ हुआ कि हमारे हमारी एक कंपनी को टैक्स कंसल्टेंट ने कहा कि इनवॉइस में, टैक्स के लॉयर ने कहा कि ये आपके इसमें इनवॉइस में डेवलपर क्यों लिखा हुआ है, ये तो रियल एस्टेट का डेवलपर भी हो सकता है। वो बेचारा परेशान हो गया कि यार मैं तो सारी जिंदगी डेवलपर इसलिए लिखता था कि चलो कभी वेब डेवलपर होता है, कभी मोबाइल होता है, तो ये एक नई चीज आई है कि रियल एस्टेट डेवलपर क्यों नहीं है। तो आपका माइंडसेट इंस्टीट्यूशंस का, योर इंस्टीट्यूशंस आर लिविंग इन अ डिफरेंट एज। तो आईटी वाले सोचते हैं जब इनके साथ डील करना पड़ता है तो दे फील कि यार ये हरासमेंट है और उनसे साथ कंप्लाई नहीं कर पाते। नहीं, हरासमेंट ही है ना, हरासमेंट ही है, क्योंकि इसके बाद मुकमुका जैसे होता है वो हम सब जानते हैं। एग्जैक्टली तो आपने अपने इदारों में ह्यूमन इंटरफेस काम करना। इंडिया की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, लास्ट ईयर जब मैं चेयरमैन था तो वी स्टडीड इंडिया एंड फिलीपींस मॉडल, तो वी फाइंड आउट कि उन्होंने अपने तमाम इदारों से स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने टेक की बनाई, जो मैंने अपनी ट्वीट में भी लिखा कि दे हैव, इंडिया हैज 113 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर आईटी। ठीक है, ऑल देयर कंपनीज लाइक उनकी सारी कंपनीज जो हैं HCL और टाटा, वो सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए उन्होंने अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्शन दे दी अपने तमाम डिपार्टमेंट से। सही। इंडिया में भी कोई लेबर इंस्पेक्टर या जो कोई भी है वो किसी बिजनेस को जाके बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि देखें आपने बात की ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा जरिया ये है कि आपके मुल्क में अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आए जो यहाँ पे आके नौकरियां क्रिएट करें, तो वो नौकरियां तब क्रिएट करेंगे जब उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन होगी और उनके लिए ईज होगा बिजनेस का। अगर वो ईज ही नहीं होगा तो वो कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगी और कैसे ब्रेन ड्रेन रुकेगा। सही। अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बकान वक्त कम है, एनी क्लोजिंग कमेंट आप इस ब्रेन ड्रेन या इस मामले में कुछ कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हैसियत से, तो वो प्लीज कर लीजिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जितना भी हमारा प्रोसेस है, एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमें एज फास्ट एज पॉसिबल बनाई जाए, और ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए हम रादर देन एक कस्टमर सपोर्ट अप्रोच के बिजनेस हमारे पास प्रॉब्लम लेके आए तब हम उसको एड्रेस करें, हम ज़रा प्रोएक्टिव तरीके से बिजनेस के लिए ईज क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि ये जो बिजनेसमैन, अभी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे कई पाकिस्तानी जब से हुकूमत आई है स्पेशली कांटेक्ट कर चुके हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं अभी वेट करें, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो द वर्क नीड्स टू फास्टन अप। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बरकान सईद साहब, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन है। वक्त मुख्तसर में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया कि जी IT जोन्स बनाए जाएँ। इमरान खान साहब बार बार मलेशिया की मिसाल देते हैं। मलेशिया के शहर कोलमपुर में एक इलाका है बांगसार साउथ, और उसके अंदर एक्चुअली उस सिर्फ इस मोहल्ले में उन्होंने एक जोन बनाया हुआ है, और मैं भी गूगल ही कर रहा था, उसकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो IT टावर के नाम से कहा जाता है। उसमें एक्चुअली है कि उस टावर के अंदर जो मीडिया कंपनी या IT कंपनी अपना ऑफिस बनाएगी, उसको पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ भी IT पार्क कई बने, वहाँ पे उसको टैक्स ब्रेक भी दिया जाएगा। एक टावर है, उसमें अगर आपका ऑफिस रजिस्टर होगा तो वहाँ पे आपको टैक्स ब्रेक भी दिया जाएगा। आपको ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको धंधा करने के लिए भी फैसिलिटेट किया जाएगा, और उसके साथ साथ उस इलाके में पूरी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का इलाका है जहाँ पे वहाँ लोग जो काम करेंगे उनके ऑफिस होंगे, उनकी रिहाइश होगी। इस हद तक फैसिलिटेट करते हैं ममालिक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे मज़ेदार चीज़ यूँ है, मतलब बिल गेट्स से तमीर आदमी कैसे हुआ, स्टीव जॉब्स से तमीर आदमी कैसे हुआ, अमेज़ॉन वाले इतने अमीर आदमी कैसे हो गए कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्योंकि आप हवा बेचते हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर लिख ली, उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं है, हवा, इंटरनेट से ठग डाउनलोड के कट पैसा। आपको ये भी नहीं कि जी आप उठाएंगे, इसको पैक करेंगे, कंटेनर में डालेंगे, समुद्री जहाज़ में भेजेंगे, वो घूमता हुआ वहाँ, कुछ भी नहीं। अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाई हुई है, किसी ने मुझसे ऐप स्टोर पे ख़रीदी, प्लिक $2 ट्रिंग पैसा, वो पैसा आपके पास इकॉनमी में आता है। तो इससे इतनी ज़बरदस्त वेल्थ जनरेशन हो सकती है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, इतना काम किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसके लिए
पहली शर्त यह है कि कारोबार धंधा करना आसान हो। फिर जब आसानी हो तो हालात और माहौल ऐसे बचाया जाए कि हमारा जो टॉप बच्चा है जो पाकिस्तान से चला जाता है, जो दुनिया भर में बैठ के बेहतरीन काम कर रहा है, वो पाकिस्तान वापस आके काम करे। ये बात जाते जाते मुझे एकदम ख्याल आया, मैं उस पर ख़त्म करूँगा। एक बच्चा मुझे सिंगापुर में मिला एक दफ़ा, वो वहाँ पे हॉलीवुड के लिए बेहतरीन ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम करता है, सिंगापुर में रहता है, पाकिस्तान नहीं आता। कहते हैं सर क्योंकि सिंगापुर में काम करना इतना आसान है, उसने कंपनी बनाई हुई है, मेरा हम नाम उसका फैसल है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और ये ब्रेन ड्रेन का मामला उस पर भी और बात करनी है, मौका मिले तो कल इस पर कंटिन्यू करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।